हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं। जो भी मॉडर्न हिस्ट्री की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं, वो हम आपके लिए लेकर हाज़िर हुए हैं। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर हमारे देश की आज़ादी 1947 के बीच में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं, वो हम आज आपके लिए लेके आए हैं। आइए देखते हैं, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1885 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के में कांग्रेस की स्थापना देश के बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने तथा ब्रिटिश सरकार की सुरक्षा कपाट के रूप में की गई थी। जो हमारे देश में बड़े आंदोलन और जो ब्रिटिश सरकार की सुरक्षा के कपाट के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। ये ढेरों बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जो इसके संस्थापक है, इसके संस्थापक कौन है? कई बार इसके शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है ए ओ ह्यूम। जो आप कभी भी इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो इनका नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इनके द्वारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना की गई थी, जो कि स्कॉटलैंड के हैं, जो कि एक अंग्रेज है, अंग्रेज जो सेनावर्ती अधिकारी है, ठीक है, जो कि स्कॉटलैंड के है। जिसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? जो किस स्थान पे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वो हुई थी मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जो उस समय जो हमारे भारत के वायसराय कौन थे? जो हमारे भारत के वायसराय थे उस समय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन उस समय भारत के वायसराय थे। और दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण किया, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया था? तो दिया दादा भाई नौरोजी ने। इससे पहले इसका नाम क्या था? इससे पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम था। और इसका नाम किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। आइए उसके बाद देखते हैं 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कुछ महत्वपूर्ण जो इसके अधिवेशन है, जो उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। सबसे पहले जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन है, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी, जिनका पूरा नाम है वोमेश चंद्र बनर्जी, जो कि जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे। उसके बाद आता कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? जो उसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे उनका नाम था बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, उसके बाद प्रथम यूरोपियन जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, जो प्रथम यूरोपियन थे उनका नाम क्या था? जॉर्ज यूले। जो जॉर्ज यूले। उसके बाद प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया, मतलब कि संबोधित किया, उसका नाम था कादम्बरी गांगुली। प्रथम यूरोपियन महिला तथा प्रथम महिला अध्यक्ष जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, उनका नाम था, एक मिनट, का नाम था एनी बेसेंट। जो एनी बेसेंट थी, इन्होंने पहली महिला थी जो कि यूरोपियन थी, जिसने जो कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और जिस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया, जो कि 1896 में हुआ था, जो कलकत्ता में हुआ था। तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष रहीमतुल्लाह साहनी ने स्वयं इसे गाया था। और जो वंदे मातरम है, जो वंदे मातरम को किसने लिखा है? वंदे मातरम को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास से, जो आनंद मठ है, जो उससे लिया गया है। ठीक है, आगे उसके बाद 1905 में होता बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन का जो उद्देश्य है, जो हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ना। जो बंगाल विभाजन किया गया था, जो हिंदू और मुस्लिम की एकता है उसको तोड़ने के लिए बंगाल विभाजन किया गया था। और जो उस समय वायसराय थे, तो कौन थे भारत के वायसराय? उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। ठीक है। और जो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो बंगाल विभाजन था वो कब हुआ था? जब बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। यह डेट कई बार पेपर में आ चुकी है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बंगाल का विभाजन है वो दो पार्टों में बांट दिया गया था बंगाल को, एक पश्चिमी बंगाल के रूप में और एक पूर्वी बंगाल के रूप में। जो पश्चिमी बंगाल का हिस्सा था उसमें क्या क्या था? उसमें बंगाल था, बिहार था और उड़ीसा था। और जो पूर्वी बंगाल है, पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम। ठीक है। जो पश्चिमी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल में क्या है? हिंदू जनसंख्या ज्यादा है। और जो पूर्वी बंगाल है, पूर्वी बंगाल में क्या है? जो मुस्लिम में जनसंख्या है वो ज्यादा है।
ये जो कई उसमें डेट है जब बंगाल विभाजन हुआ था, उसमें कई महत्वपूर्ण डेटें हैं उसमें। सबसे पहले देखो 3 दिसंबर 1903 को विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया। जो ब्रिटिश संसद में है, जो बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था। जो 19 जुलाई 1905 को जनता के सामने प्रस्ताव रखा गया। उसके बाद 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा प्रकाशित हुई। 20 जुलाई को घोषणा समाचार पत्रों में जो बंगाल विभाजन की घोषणा प्रसारित हुई। उसके बाद 7 अगस्त 1905 को इसका विरोध प्रारंभ हुआ। जो उसका विरोध था वो लोगों द्वारा 7 अगस्त 1905 से इसका विरोध आरंभ होना शुरू हो गया। उसके बाद जो फाइनली 16 अक्टूबर 1905 को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू हो गया। के बाद 1905 में बंगाल विभाजन, जो 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन लागू हो गया। विभाजन के फलस्वरूप बंगाल एक संपूर्ण देश में रोष एवं विरोध की लहर फैल गई। जो पूरे देश में है रोष फैल गया। तो 16 अक्टूबर 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। जो शोक पूरे देश में शोक छा गया था, पूरे देश में बस शोक दिवस के रूप में 16 अक्टूबर को मनाया गया। वहीं फिर रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में बनाया गया। तो रक्षाबंधन के रूप में भी उस दिन को बनाया गया। और बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला लिखा। यह गीत अब बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। उस समय जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने गीत लिखा था जो था अमार सोनार बांग्ला। यह गीत यह गीत अब बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। अभी जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है यही है अमार सोनार बांग्ला। उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग, बंगाल विभाजन की घोषणा के पश्चात मुसलमानों ने एक शिष्टमंडल जिसमें 36 लोग शामिल थे आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। इस शिष्टमंडल ने केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। इसमें जो क्या है, जो मुसलमानों के लिए पृथक इलेक्शन की मांग की इन्होंने। तो वहीं ढाका के नवाब सलीम उल्लाह ने नेतृत्व 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की। वहीं फिर इसकी स्थापना 1906 में, जो मुस्लिम लीग की स्थापना है 1906 में आगा खां, ढाका के नवाब सलीम उल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई। ठीक है। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए। जो मोहम्मद अली जिन्ना है जो कब शामिल हुए मुस्लिम लीग में, 1913 में ये जो है मुस्लिम लीग में शामिल हुए। के बाद है 1907 में जो है जो कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, अभी 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। उस समय जो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, उस समय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? सूरत अधिवेशन। और उसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। जो कांग्रेस का 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, उस समय कांग्रेस का विभाजन हुआ और उसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। और जो कांग्रेस है तो दो दलों में बट गई। कांग्रेस दो दलों में बट गई, गरम दल और नरम दल। गरम दल और नरम दल दो गुटों में जो कांग्रेस बट गई थी। इधर जो उदारवादी या नरमपंथी नेता होते थे जो कि नरम दल में है, और जो गरम दल में है जो थोड़े से लड़ाकू टाइप के नेता थे वो सब गरम दल में आ गए। जो इसके जो मैन है नरमपंथी, जो नरम दल के नेता, उसमें दादा भाई नौरोजी आ गए, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, गोपाल कृष्ण गोखले और आनंद मोहन बसु। ये सभी क्या है, ये नरम दल के मैन नेता थे। और जो इसमें गरम दल में थे इनको आप सभी जानते हो। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ये सभी जो चारों नेता थे बहुत ही मैन नेता थे गरम दल के। और इन तीनों को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल भी कहा जाता है। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। ये सभी गरम दल के नेता थे। उसके बाद आता है 1908। 1908 में खुदीराम बोस जी को फांसी दी गई थी। 1908 में खुदीराम जी को फांसी दी गई थी। उसके बाद शहीद खुदीराम बोस भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी सेनानी थे। जो सबसे युवा क्रांतिकारी थे वो थे खुदीराम बोस।
ठीक है। उनका जन्म 3 दिसंबर 1889 में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1889 में मुजफ्फरनगर के जज डी.एच. किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में खुदीराम बोस को मुजफ्फरनगर जेल में भेजा गया, जिसे मुजफ्फरनगर षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने किसको मार दिया था? मारने की साजिश की थी डी.एच. किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश की, इसलिए इनको मुजफ्फरपुर पकड़कर मुजफ्फरपुर जेल में भेज दिया गया। वहीं फिर इनको 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में ही फांसी पर लटका दिया गया। ये देख सकते हो आप, 18 साल की उम्र में ही फांसी पर लटका दिया गया। और आजकल तो 18 साल के बच्चों को तो ये नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, इनको देखो उस टाइम पे, देखो कितने क्रांतिकारी लोग होते थे कि इनको 18 साल की उम्र पे ही इनको फांसी पे लटका दिया गया। तो किस डेट को? 11 अगस्त 1908 को, जिसने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे कम उम्र का शहीद बना दिया। अभी पूछा जाए कि सबसे कम उम्र में फांसी पर किसको लटकाया गया था, उसका क्या नाम था? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को मात्र 18 साल की उम्र में ही फांसी पर लटका दिया गया था। इसके बाद आता है 1913 गदर पार्टी। उससे पहले 1911 में जो हमारा बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। तो उसमें ही 1911 में जो बंगाल विभाजन था उसको रद्द कर दिया गया। तो आप इसको भी ध्यान रखिए कि 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। आइए अब देखते हैं 1913 में गदर पार्टी। गदर पार्टी में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीयों द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। इसका गठन 1913 में हुआ था, जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। इसका मुख्यालय कहा था? सैन फ्रांसिस्को। इसकी स्थापना लाला हरदयाल और मोहन सिंह भाकना ने की थी। जिसकी स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना, इन्होंने मिलकर गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की थी। उसके बाद आता है 1914। 1914 में क्या हो गया था? 1914 में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, जो कब से कब तक चला था? 1914 से लेकर 1918 तक। उसके बाद है 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत में आए थे, जो कि पहले दक्षिण अफ्रीका में रहते थे। वहीं से उन्होंने जो LLB की पढ़ाई वहां से की थी, वो एक केस लड़ने के लिए वहां पे गए थे। तो 1915 में जो कि भारत में आ गए थे। उसके बाद 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। 1916 में लखनऊ, जो कि लखनऊ अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। जो नरम दल और गरम दल का एकीकरण, जो कि 1907 में सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस थी 2 दलों में बट गई थी, वही जो 1916 में लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है, उसमें वे दोनों का एकीकरण हो गया था। उसके बाद है 1916 में होम रूल लीग आंदोलन। 1916 में ही होम रूल लीग आंदोलन हुआ था। यह प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया है, जो आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित थी। इस आंदोलन का उद्देश्य राजनीतिक शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों आदि के माध्यम से शासन प्राप्त करना था। और जो भारत में जो 1916 में है, जो होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एक तो एनी बेसेंट और दूसरा किसका नाम है? बाल गंगाधर तिलक। जो एनी बेसेंट ने मद्रास होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने किसकी स्थापना की? मद्रास होम रूल लीग की। और वहीं बाल गंगाधर तिलक ने पुणे होम रूल लीग की स्थापना की। उसके बाद आता है 1917। 1917 में आता है चंपारण आंदोलन। क्या आता है? चंपारण आंदोलन 1917 में बिहार के एक स्थानीय नेता, जिनका नाम क्या था? राम कुमार शुक्ल। क्या नाम था? राम कुमार शुक्ल। वे गांधी जी से मिले और चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में बताया। वहां की 3 कठिया प्रणाली के बारे में उन्होंने, वहां की जो 3 कठिया प्रणाली के बारे में गांधी जी को जानकारी दी, और गांधी जी ने चंपारण चलने को कहा। फिर वहीं 19 शताब्दी में प्रारंभ अंग्रेज बागान में मालिकों ने किसान से यह करार करा लिया था कि वे अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करेंगे। जो अंग्रेज थे, उन्होंने जो किसानों से करवा लिया था कि 3/20 में हिस्से पर वो नील की खेती करेंगे। अवश्य
करेंगे। इसी को ही तीन कठिया प्रणाली कहा जाता है। इस सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई। अगर जब ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा गांधी को किसकी उपाधि दी गई? महात्मा की उपाधि दी गई। और उसके बाद से ही उन्हें महात्मा के नाम से भी बुलाया जाने लग गया। उसके बाद है 1918 अहमदाबाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो कि 1918 में हुआ। चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिले उनकी समस्या को समझा। यहाँ का विवाद प्लेग एक बोनस को लेकर था। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे। ये मजदूरों ने इसका विरोध किया था। गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा। तो उसके बाद 1918 में ही हुआ था खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन इसके बाद उसी वर्ष 1918 में गांधी जी खेड़ा गुजरात में किसानों के साथ अत्याचार के विरुद्ध अंग्रेजों के यहाँ पर किसानों की फसलें नष्ट हो जाने के बाद करों की वसूली की जा रही थी। गांधी जी ने किसानों को लगान ना देने के लिए कहा। इस मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकला कि लगान माफ कर देना चाहिए। उसके बाद है 1919 रोलेट एक्ट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोलेट एक्ट जब 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, तो उसके बाद ही 1919 में अंग्रेजों द्वारा रोलेट एक्ट को भारत में लाया गया। कब लाया गया था रोलेट एक्ट को भारत में? 1919 में। परंतु उस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी, जैसा गांधी जी और भारत के लोग सोच रहे थे। जैसे हमने ऊपर चर्चा की, गांधी जी भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन दे रहे थे, ताकि विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज भारत के लिए कुछ अच्छे कदम उठाएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं था। जब प्रथम विश्व युद्ध चला था, जब गांधी जी ने लोगों को अंग्रेजी सेना में भर्ती किया था, लेकिन हमने सोचा था कि अंग्रेज हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन ये सब उसके विपरीत था। और जो रोलेट एक्ट था क्या था 1919 में? क्या बिना अपील, बिना दलील और बिना दलील का कानून। इसमें मतलब शक के आधार पर भी किसी को भी उठा लिया जाता था। ना ही उसकी कोई अपील सुनी जाती थी, ना उसका कोई वकील होता था। उसको मतलब शक के दायरे पर ही उसको उठा लिया जाता था। तो यह रोलेट एक्ट। वहीं फिर जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, एक मिनट, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ जो कब हुआ? 1919 में ही। जो पंजाब के थे, जो दो लोकप्रिय नेता रहे, जिनका नाम था, एक का नाम था सत्यपाल और दूसरे का नाम था सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके में जनता में आक्रोश तेज हो गया और कई जगह पर हिंसा हुई। और खासकर जो अमृतसर का शहर है, उसमें अमृतसर शहर में 13 अप्रैल 1919 को, इस डेट को जरूर याद रखें, 13 अप्रैल 1919 को शाम 5 बजे जलियांवाला बाग में विशाल सभा में रोलेट एक्ट और सत्यपाल मलिक आदि के बारे में भाषण चल रहा था। तभी सेना ब्रिगेडियर जनरल रोगिनाल डायर ने फौज द्वारा भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। जनरल डायर ने भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस घटना कांड में लगभग 1500 लोग मारे गए। वैसे सरकारी आंकड़ों के अनुसार मारे गए लोगों की संख्या 379 है, 379, और घायलों की संख्या 1200 बताई गई थी। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय, जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो उस समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? उस समय जो भारत के वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो उस समय के भारत के वायसराय थे। इसको आप जरूर याद रखना। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला नरसंहार हुआ था। उसके बाद है खिलाफत आंदोलन। उसी समय खिलाफत आंदोलन हुआ 1919 से 1922 तक। उस समय तुर्की के खलीफा को सारे विश्व के मुस्लिमों
का धार्मिक गुरु माना जाता, तुर्की के जो खलीफा होता था, जो मुस्लिमों के है, जो सबसे बड़े गुरु माने जाते थे, उनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था। अंग्रेजों ने उनके साथ बुरे व्यवहार को लेकर भारतीय मुस्लिमों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन को शुरू कर दिया। गांधी जी ने भी इस आंदोलन का सहयोग किया। जो गांधी जी है, उन्होंने भी खिलाफत आंदोलन का सहयोग किया, क्योंकि वे मुस्लिमों को भी भारत के अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। प्रारंभ में इस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु है। जो अली बंधु कौन थे? अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली, इन दोनों को अली बंधु कहा जाता है, के द्वारा किया जा रहा था। परंतु बाद में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को दे दिया गया। तो बाद में किसको दे दिया? गांधी जी को दे दिया गया। उसके बाद 1920 में आया असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, इन सब घटनाओं को देखते हुए गांधी जी द्वारा अगस्त 1920 में तो गांधी जी द्वारा अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई, और यह गांधी जी का भारत में सबसे बड़ा आंदोलन कहलाया। जो भारत में सबसे बड़ा आंदोलन असहयोग आंदोलन, सबसे बड़ा आंदोलन में से एक था। सॉरी। उसके बाद यह आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतीयों को अपने खिताबों का त्याग करना था, सरकारी शिक्षण संस्थानों, सरकारी सेवाएं, विदेशी सामान और चुनाव का बहिष्कार करना था, करों का भुगतान से इनकार करना था। गांधी ने भी अपनी केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। जो इस आंदोलन में जो गांधी जी ने अपने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। वहीं जब ये चल रहा था, जो 1920 में जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी टाइम एक घटना हुई जिसको हम चोरा चोरी के कांड के नाम से जानते हैं, जो कि 5 फरवरी 1922 को हुई। कब हुई चोरा चोरी? कई बार क्वेश्चन आ जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि चोरा चोरी घटना कब हुई थी? चोरा चोरी घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना हुई। 5 फरवरी 1922 गोरखपुर के जिले चोरी चोरा में किसानों के एक जुलूस ने एक पुलिस वाल 5 फरवरी 1922 को, जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, जब असहयोग आंदोलन चला हुआ था, उसी समय 5 फरवरी 1922 को एक चोरा चोरी कांड हो गया। जो कि चोरा चोरी कांड गोरखपुर जिले के चोरा चोरी में किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने थाने को जला दिया। उस समय जो क्या था, पुलिस वालों ने गोली चलाई, पर जो भीड़ है, भीड़ ने पूरे थाने को ही जला दिया, जिसमें कि 22 पुलिसकर्मियों मारे गए। क्या हो गया? 22 पुलिसकर्मी मारे गए। तो इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक होते देख इसको समाप्त कर दिया। जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसको, जो ये चोरा चोरी कांड हुआ, जो थाने में आग लगा दी, जो 22 पुलिसकर्मियों की हत्या हो गई थी, इसको देखते हुए कि गांधी जी ने देखा कि भाई ये तो हिंसा रूप हो गई है इस आंदोलन का, तो इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस कर ले लिया, उसको समाप्त कर दिया। तो असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले को आलोचना बहुत भारतीय नेताओं ने की। इसकी जो बहुत से भारतीय नेताओं ने इनकी आलोचना की। फिर जैसे सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस फैसले को राष्ट्रीय संकट कहा गया था। इसके साथ ही कई नेता जैसे चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू आदि ने ये इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना की। ये जो बहुत से जो नेता हैं, उन्होंने, जो गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था, इसकी आलोचना की। परंतु गांधी जी परंतु गांधी जी भी अपने इस फैसले पर डटे रहे, और बाद में सबने इस फैसले को स्वीकार कर लिया था। उसके बाद आता है 1923 में स्वराज पार्टी। इसके बाद कुछ नेता थे जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं रहा करते थे, और ऐसे में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जो गांधी के विचारों के साथ सहमत नहीं रहा करते, उन्होंने एक पार्टी की स्थापना का निर्णय लिया। इस क्रम में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद में मार्च 1923 में इन दोनों ने स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। किस किस ने की? कई बार क्वेश्चन आता है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 में हुई। किस किस ने की? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इन दोनों ने मिलकर इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की।
उसके बाद है 1924 में एक अधिवेशन हुआ, बेलगांव अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। एकमात्र ऐसा अधिवेशन है कांग्रेस का जिसमें महात्मा गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। जो कौन सा था? कांग्रेस का 40वां अधिवेशन, एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में है, जिसकी एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। उसके बाद आया 1928 में आया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को विलायत से मुंबई पहुंचा। यहाँ इसका स्वागत देशव्यापी हड़ताल से हुआ। जिसका स्वागत है तो हड़ताल के द्वारा ही किया गया। जब कमीशन दिल्ली पहुंचा तो वहां काले झंडों और साइमन वापस जाओ के नारों के साथ विरोध किया गया। जब ये आया कमीशन ने, जब भी भारत पहुंचा उससे पहले ही लोग उसके विरोध के लिए खड़े हुए थे और उन्हें काले झंडे दिखा रहे थे, बोल रहे थे कि साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक। तो साइमन ने जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया और पुलिस के लाठीचार्ज के कारण कुछ दिनों के बाद लाला जी की मृत्यु हुई। जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राव के नेतृत्व में इसका विरोध किया जा रहा था। उसी समय जो पुलिस वालों के तरफ लाठीचार्ज किया गया और कई लाठियां जो लाला लाजपत राय जी उनके सर पर लगी और इसी कारण उनकी मृत्यु हो गई। वहीं फिर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसका के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। जिसका ये अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज की मांग, जो 1929 का अधिवेशन था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग को उठाया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और कहाँ पे हुआ था अधिवेशन? लाहौर में। उसके बाद दांडी मार्च। उसके बाद है दांडी मार्च। ये भी कई बार ये डेट आ चुकी है कि दांडी मार्च कब हुआ। बार उसकी डेट है 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च हुआ, जो कि 6 अप्रैल 1930 तक चला। आइए देखते हैं। यह दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से शुरू होकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और यह दांडी मार्च गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गुजरात तक चलाया गया। इसमें गांधी जी के साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों से 78 भारत के क्या है 78 जो सहयोगी ने भाग लिया। और उसकी दूरी पूछी जाती है। उसकी दूरी कितनी है? 241 मील। ठीक है, 241 मील दांडी मार्च यात्रा में दूरी थी, जो कि 12 मार्च 1930 से शुरू हुई और 6 अप्रैल 1930 तक चली। जिसमें कितने लोगों ने भाग लिया? 78 लोगों ने भाग लिया। उसके बाद है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। यह सम्मेलन 12 नवंबर 1930। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930, 1931, 1932। जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, प्रथम सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक चला। यह सम्मेलन सेंट जेम पैलेस, जो कि लंदन में आयोजित हुआ। उस समय जो वहाँ के सम्राट कौन थे? उस समय जो ब्रिटिश सम्राट कौन थे? जॉर्ज पंचम। और जो समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री होते रैमजे मैकडोनाल्ड। और जो उस समय जो गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? तो वो थे लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन। इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें से ब्रिटिश राजनीतिक दलों के 16 प्रतिनिधि, देशी रियासतों से 16 प्रतिनिधि, ब्रिटिश भारत के 57 राजनीतिक नेता थे। कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुआ था। उसके बाद है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि 1931 में शुरू हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भी इस अधिवेशन में क्या है? कांग्रेस ने भी भाग लिया था। किसने लिया था? कांग्रेस ने भी भाग लिया। यह सम्मेलन भी लंदन में हुआ। और वैसे ही जॉर्ज पंचम वहां के सम्राट थे और रैमजे मैकडोनाल्ड वहां के प्रधानमंत्री थे। लेकिन इस बार जो वायसराय थे, जो इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन। कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन इस समय भारत के वायसराय थे। आइए देखते हैं। जो कांग्रेस के प्रतिनिधि महात्मा गांधी, जो कांग्रेस की तरफ से जो एक मात्र प्रतिनिधि कौन गए थे? वो थे महात्मा गांधी जी गए थे। और महिला प्रतिनिधि में सरोजिनी नायडू, बेगम जहां आरा और शहनबाज। और राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि
मदन मोहन मालवीय और दलित वर्ग के प्रतिनिधि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मुसलमानों के लिए आगा खां, मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने भाग लिया था। और जो एकमात्र जो ऐसे आदमी है जिन्होंने तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था वो कौन है? वो है भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये उसके साथ ही हुआ था पूना पैक्ट 1932 में। इसकी डेट याद रखे, 16 सितंबर 1932 को क्या होता पूना पैक्ट। गांधी जी दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाए जाने से बहुत दुखी हुए और 20 सितंबर 1932 से पूना के यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। जो मतलब कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाया जा रहा था, वे उससे बहुत दुखी हो रहे थे और जो उसके लिए उन्होंने 20 सितंबर से यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। वहीं फिर मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालचारी के प्रयासों से पूना पैक्ट गांधी जी और डॉक्टर बी डी अम्बेडकर के मध्य समझौता हुआ। समझौते के अनुसार दलितों के पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया और प्रांतों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। इस समझौते पर गांधी जी एवं डॉक्टर अंबेडकर के हस्ताक्षर हुए। अभी पूछा जाता है कि पूरा पैक्ट कब हुआ था? पूरा पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। उसके बाद आता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद 17 नवंबर 1932 को तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कुछ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उस समय सम्राट वही थे जो पंचम ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी मैकडोनाल्ड थे और इस समय फिर जो वायसराय थे वो बदल गए। उनका नाम था लॉर्ड वेलिंगटन। क्या नाम था? लॉर्ड वेलिंगटन। पे कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने भी भाग नहीं लिया। मोहम्मद अली जिन्ना को आमंत्रित ही नहीं किया गया। ठीक है। तो एकमात्र कौन व्यक्ति तीनों में भाग लिया वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उसके बाद आता है 1935 में भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1935 से ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 में पारित किया गया और 1937 में इसको लागू किया गया। यह लॉर्ड लिथिंगो के नेतृत्व वाली संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? लॉर्ड लिथिंगो। उसके बाद है 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। 1939 से लेकर 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। और पहला कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक। उसके बाद 1940 में मुस्लिम लीग ने 1940 में एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की। तो कब पाकिस्तान की मांग की थी? 1940 में। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। उसके बाद आता 1942 में आया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स और ब्रिटेन के विंस्टन चर्चिल के गठबंधन सरकार में श्रम मंत्री थे। क्रिप्स मिशन 22 मार्च से 11 अप्रैल 1942 तक भारत आया। तो कब आया? तो 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। इसका उद्देश्य है द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करना था। जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उसके लिए भारतीय लोगों का जो सहयोग लेने के लिए इस मिशन को भारत में भेजा गया था। उसके बाद है 1942 में है भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में है, ये भी बहुत बड़ा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन है कि भारत जो इस आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो ओवर चलाया गया जिसके तहत गांधी जी सहित लगभग सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जो अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो ओवर चलाया गया, जो गांधी जी के साथ साथ बहुत ही बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में कैद कर कर रखा गया और अंग्रेजों की ओर से पूरी कोशिश की इस आंदोलन को दबाने की हो रही थी, परंतु इस आंदोलन दूसरी पंक्ति के नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में असहयोग आंदोलन जारी रखा और उसके साथ साथ लोगों ने इस आंदोलन में खूब सहयोग किया
और यह आंदोलन भारत के अंतिम सबसे बड़े स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में एक बना। अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की लेकिन इस आंदोलन को नहीं रोक पाए। तो कब हुआ था यह आंदोलन? 1942 में। 19 फिर उसके बाद है 1945 में हुआ शिमला समझौता। 1945 में शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया। यह भारत, शिमला, वायसराय, लॉर्ड लॉर्ड वेवल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच एक बैठक थी। वेवल योजना के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन 24 जून 1945 को शिमला में शुरू हुआ और 14 जुलाई 1945 तक चला, लेकिन शिमला सम्मेलन विफल साबित हुआ। शिमला समझौता विफल साबित हुआ। पूछा जाता है कि शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता हुआ था 1945 में। उसके बाद है 1946। 1946 में है कैबिनेट मिशन। पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन कब आया? तो कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। ठीक है, आइए देखते हैं इसका उद्देश्य क्या था। भारत के लिए एक संविधान के निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के समझौते पर पहुंचना। जो भारत में संविधान निर्माण के लिए इस कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। एक संविधान बनाने वाली संस्था एक संविधान बनाने वाली संस्था है। भारत की संविधान सभा तैयार करना। ठीक है, उसके बाद प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन से एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करना। ये कैबिनेट मिशन के कार्य थे। उसके बाद है 1947। 1947 22 मार्च 1947 को भारत का 34वां व अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया। तो 22 मार्च 1947 को तो ब्रिटिश भारत का 34वां व अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया और लगभग 2 महीने की वार्ता के पश्चात माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत का विभाजन अनिवार्य है। तो लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बना दिए गए। तो इसकी माउंटबेटन के अनुसार तो 2 देश बना दिए गए, भारत और पाकिस्तान। आइए हमने देखा कि 1947 तक जो जो घटनाएं हुई हमने देखा। आइए हम जो भी हमने पढ़ा है उसमें से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आइए आप भी बताइए और हम एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है 3 कठिया पद्धति। इसका राइट आंसर क्या है? 3 कठिया पद्धति। ये को नील की खेती को किस नाम से जाना जाता है? 3 कठिया पद्धति। उसके बाद है बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? सबसे पहले तो कब हुआ था बंगाल के विभाजन? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ, लेकिन रद्द कब हुआ? 1911 को इसको रद्द कर दिया गया। उसके बाद निम्नलिखित में स्वतंत्रता सेनानियों में कौन मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी का सह संस्थापक था? जो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया उस समय मोतीलाल नेहरू जी के साथ उनका सहयोग किसने किया था? उनका सहयोग किया था चित्तरंजन दास। इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले सविनय आंदोलन हुआ था 1923 में। उसके बाद गांधी रिबन समझौता 1931 में। फिर पूना पैक्ट आया 1932 में। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया 1942 में। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। ठीक है, उसके बाद खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1919 में। 1919 से लेकर 1922 तक खिलाफत आंदोलन चला था। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की? तो इसका राइट आंसर है लाहौर। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की। भारत छोड़ो आंदोलन को इस नाम से भी जाना जाता था। तो बताइए आप सभी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है जो कि 1942 में हुआ था उसको और किस नाम से जाना जाता था? उसका राइट आंसर है बी, अगस्त आंदोलन। अगस्त आंदोलन के नाम से भी भारत छोड़ो आंदोलन को जाना जाता था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया? तो इसका राइट आंसर है आप
इसका कमेंट में बताना आप लोग, इसका आंसर आप कमेंट में बताना, ठीक है। उसके बाद है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे। जो दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे, 1915 में, 9 जनवरी 1915 में। इसी दिन को भारत में आदिवासी मतलब के दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद है चोरा चोरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर है गोरखपुर। जो गोरखपुर है, जो कि चोरा चोरी की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को जो चोरा चोरी की घटना हुई थी, वो कहाँ पे है, गोरखपुर में। उसके बाद है भारत जब क्रिस मिशन आया था, उस समय भारत का वायसराय कौन था। इसको आप सभी लोग सर्च करके इस क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट में। उसके बाद है गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने। मात्र कितनी बार बने हैं, मात्र एक बार। 1924 में जो बेलगांव अधिवेशन था, उसमें उसमें जो गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। देखिए इतने क्वेश्चन थे। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप जरूर इस वीडियो को देख के जाना, कोई भी एग्जाम में देने जाओगे, यहाँ से आपको जो महत्वपूर्ण ये हमने घटनाएं कराई हैं 1885 से लेकर 1947 तक, जो भी महत्वपूर्ण है, तो आप देखना, यहाँ से आपको क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।